बीकॉम सेमेस्टर 1, कैलकाटा यूनिवर्सिटी बीकॉम सेमेस्टर 1 का आज फर्स्ट क्लास है। ठीक है, आज डे 1 है हम लोगों का बीकॉम का सेमेस्टर 1 का। ये हम लोग का स्टडी मटेरियल है, जितना भी सब्जेक्ट्स का स्टडी मटेरियल है वो आप लोगों को ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिया गया है। सिर्फ इंग्लिश, ईवीएस और कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज भी आप लोगों को 1-2 दिन के अंदर में ही मिल जाएगा। ठीक है, कॉमर्स का चारों सब्जेक्ट का स्टडी मटेरियल आप लोगों को प्रोवाइड कर दिया गया है। इसके अलावा अलग से आपको कुछ करना नहीं पड़ेगा, जो भी थोड़ा बहुत नोट्स और रहेगा। तो जितना भी स्टडी मटेरियल है उसके एंड में अगर आप देखोगे तो एक QR कोड आपको इस तरह का दिया हुआ है। ठीक है, तो एडिशनल जितना भी नोट्स या प्रैक्टिस पेपर रहेगा वो ये QR कोड जब जरूरत पड़ेगा हम उसको ऐड करते रहेंगे। आप ये QR कोड को स्कैन करिएगा तो धीरे धीरे करके उसमें ऑटोमेटिकली अपलोड होते रहेगा। ठीक है, अदर देन दैट बाकी सब कुछ जो है आपको इसी बुक में मिल जाएगा, जितना हम लोगों का काम का चीज है। ठीक है, चारों सब्जेक्ट या सातों सब्जेक्ट, कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज, इंग्लिश और ENVS में भी। तो आज जो टॉपिक हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, इससे पहले एक बार ओवरव्यू ले लेते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स जो हम लोगों का पेपर है, इसमें टोटल 75 मार्क्स का रहेगा। आप लोग को बताया भी गया था, जिसमें से सेमेस्टर एंड में 50 मार्क्स होगा और कॉलेज अपना इंटरनल लेगा 25 मार्क्स। अच्छा, चलो देखते हैं किसको किसको याद है। मुनज़्ज़ा, ये जो एग्जाम होगा कॉलेज में होगा या कॉलेज के बाहर होगा? इकोनॉमिक एग्जाम कॉलेज में होगा या एक्सटर्नल कोई कॉलेज में होगा? कहाँ होगा? कहाँ होगा? इकोनॉमिक्स एग्जाम का पेपर कॉलेज सेट करेगा, कॉलेज में एग्जाम होगा। ठीक है, बाहर नहीं होगा, याद रखना है। ठीक है, लेकिन इसमें एक ये है कि अब ये नहीं सोचना कि अरे ये तो मतलब कॉलेज का ये पेपर सेट होगा, कॉलेज में ही चेक होगा, ऐसा नहीं है। फेल कर देता है बच्चा लोग को। बहुत स्टूडेंट का सेमेस्टर 1 में इकोनॉमिक्स में सप्ली है। कैसे सप्ली है? कॉलेज वाला दिया है तभी ना सप्ली है, पता कर लेना। मेजॉरिटी स्टूडेंट का इकोनॉमिक्स में सप्ली आ जाता है। ठीक है, वो ले लीजिए। तो देखिए, नॉन MCQ पेपर है, जैसे हम पहले ही बताए इकोनॉमिक्स भी नॉन MCQ पेपर है। कॉलेज वाला ही चेक करेगा, कॉलेज वाला ही पेपर सेट करेगा इकोनॉमिक्स का। ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन रहेगा, लॉन्ग और वेरी लॉन्ग क्वेश्चन, 2, 5 और 10 मार्क्स वाला क्वेश्चन रहेगा। जब हम लोग करवाएंगे तो आप लोग को पूरा बता दिया जाएगा कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है, और जो जो बताएंगे इंशाल्लाह वही सभी आएगा ऑल दी कॉमर्स सब्जेक्ट्स में। ठीक है, इको का भी। तो 50 मार्क्स का सेमेस्टर एंड एग्जाम है, 25 मार्क्स का कॉलेज एक्स्ट्रा, मतलब बाकी सब सब्जेक्ट्स का लेगा उस वक्त ले लेगा। तो टोटल मिलाकर आपका जो है यहाँ पे 75 मार्क्स का ये पेपर है। ठीक है ना। अब इसमें टोटल 4 यूनिट है, यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, सॉरी 5 यूनिट्स है, यूनिट 5। ठीक है, तो पहला जो टॉपिक है इंट्रोडक्शन, इसमें से लॉन्ग जनरली नहीं आता है, शॉर्ट क्वेश्चन ही आता है। तो ये एक तरह का ओवरव्यू है इकोनॉमिक्स का। मेन जो क्लासेस स्टार्ट होता है दैट स्टार्ट फ्रॉम यूनिट 2, दैट इज थ्योरी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, जिसका 11 में वेस्ट बंगाल बोर्ड में 11 में था ना, सप्लाई एंड डिमांड, वो है। फिर थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, ये भी क्लास 11 में था। ठीक है, उसके बाद थ्योरी ऑफ प्रोड्यूसर, थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन, ये भी क्लास 11 में था। और रेवेन्यू एंड मार्केट 12 वाला था। ठीक है ना। तो 11, 12 का ही इकोनॉमिक्स है, थोड़ा हायर स्टैंडर्ड में। जिसका इकोनॉमिक्स था उसको थोड़ा इजी होगा, जिसका नहीं था ऐसे भी नहीं है कि बहुत कोई अलग लेवल का टॉप वाला दिया हुआ है कि नहीं, ये बेसिक इकोनॉमिक्स है। जिसका नहीं भी था वो भी क्लास करेगा, उसको समझ में आ जाएगा, कोई न्यू नहीं है इसमें। ठीक है, तो आज जो टॉपिक हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं यूनिट 1, जिसका नाम है इंट्रोडक्शन। ये वाला बुक जो है ये सब आप लोग प्रिंट आउट करवा लोगे। हाँ बोलो। नहीं, यहाँ पे वैसा सिस्टम नहीं है, 9.2 अप्लाई नहीं होगा। यहाँ पे आप कोई भी पेपर में सब लिखाओगे तो उसको दोबारा देना होगा।
समझ में आ रहा है? सब कोई, चाहे मेन सब्जेक्ट हो, चाहे वो ऑप्शनल हो, चाहे वो इको हो, पीएम हो, ईडी हो, किसी में भी फेल होने से सप्ली देना पड़ेगा नेक्स्ट सेमेस्टर में। सेमेस्टर 2 में नहीं, जब आप सेमेस्टर 3 में जाओगे, सेमेस्टर ऑड और इवन चलता है ना, अभी जैसे चल रहा है 1 3 5 7, फिर चलेगा 2 4 6 8। तो जब आप सेमेस्टर 2 में रहोगे तो 1 में सप्ली है, तो 1 वाला सेमेस्टर 2 में नहीं देने को मिलेगा, 3 में जाओगे तब 1 वाला देंगे। समझ में आया? तो अभी से सब काहे सोच रहे हैं इतना खराब टाइम है, तो अभी प्रिपेयर्ड है वर्स्ट के लिए। चलो इंट्रोडक्शन, क्या फील हो गया भाई? पास करना कोई बड़ा बात है? इंट्रोडक्शन, तो पहला टॉपिक हम लोगों का यूनिट 1, ठीक है? यूनिट 1 जो हम लोग का है इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन में ये सब दिया हुआ। इससे पहले हम आप लोग से डिस्कस करना चाहेंगे कि भाई इकोनॉमिक्स का मतलब क्या, व्हाट डू यू मीन बाय इकोनॉमिक्स? 11 में पढ़े हो ना? बताओ तो, थोड़ा थोड़ा जो जो याद आ रहा है बोलो, समझा? बताओ। अभी पढ़ाया है तुम लोग को 11 में, मामा भी पढ़ाए तुम्हारा, दो आदमी मिल के पढ़ाए। हाँ सर, 11 हम फिर पढ़ाए थे भाई। आलम सर पढ़ाए थे। देखो, इकोनॉमिक्स का अलग अलग डेफिनेशन देता है अलग अलग इकोनॉमिक्स। जो सबसे फेमस, जिसको हम लोग बोलते हैं फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, कौन है? एडम स्मिथ, है ना? एडम स्मिथ जो है, जिसको हम लोग बोलते हैं फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, ये कौन सा डेफिनेशन दिए थे? इनका एक डेफिनेशन था, क्या नाम था उस डेफिनेशन का? वेल्थ डेफिनेशन। वेल्थ डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स कहां पे दिए थे? कोई मोहल्ला में खड़ा होकर बोले होंगे। उनका एक बुक था जिसमें वो लिखे थे, क्या नाम था बुक का? वेल्थ, वेल्थ ऑफ नेशन। क्या नाम था? एन इंक्वायरी इनटू द नेचर and causes of wealth of nation, and causes of wealth of nation। ठीक है? तो एडम स्मिथ जो कि फादर ऑफ इकोनॉमिक्स है, वो अपने एक बुक में इकोनॉमिक्स को डिफाइन किए थे, जिनको हम लोग बोलते हैं वेल्थ डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स। और एडम स्मिथ बोले दैट इकोनॉमिक्स इज अ स्टडी ऑफ वेल्थ। ये क्या बोले? ये क्या डेफिनेशन दिए? ये बोले इकोनॉमिक्स इज अ स्टडी ऑफ वेल्थ। ठीक है? इसके बाद और अलग अलग फेमस इकोनॉमिस्ट थे जो अलग अलग डेफिनेशन देते हैं, जैसे कि एल्फ्रेड मार्शल, उसके बाद प्रोफेसर पॉल सैमुएल्सन, उसके बाद लियोनेल रॉबिन्स, लियोनेल रॉबिन्स। ये लोग अलग अलग डेफिनेशन देते हैं इकोनॉमिक्स का, जैसे एडम स्मिथ देते हैं। तो इकोनॉमिक्स का अलग अलग इकोनॉमिस्ट लोग अलग अलग डेफिनेशन दिया। ठीक है ना? तो अगर हम लोग बोला जाए इकोनॉमिक्स का मतलब क्या सर? इकोनॉमिक्स इज अ स्टडी, इकोनॉमिक्स इज अ स्टडी, जो हमको सबसे रीजनेबल डेफिनेशन लगता है वो होता है इकोनॉमिक्स इज अ स्टडी हाउ पीपल और नेशन हैविंग अनलिमिटेड वांट्स fulfill those unlimited wants using the limited resources which has alternative uses। तो जो एक डेफिनेशन अगर हम बोले इकोनॉमिक्स, हम लोग ये बोल सकते हैं इकोनॉमिक्स इज अ स्टडी, इकोनॉमिक्स इज अ स्टडी in which economics is a subject in which nation या people having unlimited wants
tries to fulfill it using limited resources which have alternative uses। अब देखो हम लोग को पता है कि भाई नेशंस हो या इंडिविजुअल हो, सबका वांट्स क्या है? वांट्स जो भी है उसका है अनलिमिटेड, कोई लिमिट नहीं। लेकिन वांट्स जो फुलफिल होगा रिसोर्सेस से, वो क्या है? लिमिटेड है। अब इस लिमिटेड रिसोर्सेस को लिमिटेड रिसोर्सेस से आप अनलिमिटेड वांट्स को कैसे फुलफिल करोगे? यहां पे आ जाता है रिसोर्सेस का ऑल्टरनेटिव यूजेस भी है। ये देखो अभी क्लास 11 का एक बच्चा आया, बोला सर मेरा फीस कार्ड में लोगों फीस है 900 रुपये, मेरा 1000 रुपये लिख दीजिए। सर हम बोला क्या 1000 रुपये लिख दिए सर, हम घर में 1000 रुपये लिखे। बोला है ऐसे थोड़ी होगा, हम 900 लिख दिया, वो टेंशन में। बेचारा का वांट्स अनलिमिटेड है, रिसोर्सेज उसके पास लिमिटेड है, वो थोड़ा चोरी बेमानी करने का कोशिश कर रहे हैं। तो फिर हम बोला नहीं बाबू ये तो हम नहीं कर सकते। उसका दोस्त वहाँ बैठा, उसको बोला सुन ना, बोलेगा 900 रुपये कॉमर्स का, 100 रुपये हिंदी का अलग से। वो बोला थैंक यू भाई, अच्छा आइडिया दे रही है। ठीक है सर हम यही बोल देंगे। बोला तुम्हारा भी, हम तो भाई 900 लिखेंगे, हमको फ़ोन करेगा तुम्हारा घर वाला, बोल देंगे नहीं हिंदी लेके 900। बोले नहीं फ़ोन नहीं करेगा सर, टेंशन मत लीजिए, वो हम समझा देंगे। तो ये भी क्या है? ये भी एक तरह का इकोनॉमिक्स है। वो बच्चा का अनलिमिटेड वांट्स है, बेचारा का पास रिसोर्सेज लिमिटेड है, वो रिसोर्सेज को एक्सपैंड करने का कोशिश कर रहे हैं ताकि अपना अनलिमिटेड वांट्स का थोड़ा बहुत ज़रूरत को पूरा कर सके। ठीक है, तो इकोनॉमिक्स इज स्टडी ऑफ हाउ मैन विद अनलिमिटेड वांट्स हैविंग लिमिटेड रिसोर्सेज उसको फुलफिल करने का कोशिश करता है, और रिसोर्सेज का अलग अलग यूजेस भी है। तो जब रिसोर्सेज का ऑल्टरनेटिव यूजेस है, यहाँ पे आ जाता है प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। अब तुम्हारे पास 100 रुपया, तुमको बहुत भूख लगा हुआ है, एक दुकान नजर आ रहा है जहां पे बिरयानी मिल रहा है, कोई ऑप्शन है भाई 100 रुपया है, बिरयानी का दुकान है, खा लो। लेकिन 100 रुपया है, भूख लगा हुआ है, बिरयानी भी मिल रहा है, रोटी भी मिल रहा है, फास्ट फूड भी मिल रहा है, केक्स भी मिल रहा है। अब यहाँ पे हो गया ऑल्टरनेटिव चॉइसेस, है ना, अलग अलग चॉइसेस। यहां आगा प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। तो इकोनॉमी में रिसोर्सेस तो लिमिटेड है ही, वांट्स अनलिमिटेड है, लेकिन वो लिमिटेड रिसोर्सेस का भी अलग अलग यूजेस है। अब आपको देखना है कि भाई हमको क्या करना है, उस रिसोर्सेस से कौन सा वांट को फुलफिल करे। तो वो वांट फुलफिल होगा जो कि सबसे अर्जेंट है ना। जैसे कि तुम्हारे पास 100 रुपये है, अब तुम्हारा 2-4 काम है कि भाई गाड़ी में पेट्रोल डाल ले, भूख भी लगा हुआ है खा ले, फोन का डेटा भी खत्म हो गया तो डेटा भरा ले। अब 3-4 काम है, पैसा 100 ही रुपये है। अब तुम देखोगे सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, तुम देख रहे भूख बर्दाश्त हो जाएगा, कोई बात नहीं है, लेकिन गाड़ी में तेल चाहिए, ये तो बेइज्जती हो जाएगा। तो डिपेंडिंग अपॉन योर नीड, जो सबसे अर्जेंट वांट है वो फुलफिल होगा। तो यही क्या हम लोग का डेफिनेशन है इकोनॉमिक्स का, ठीक है ना। अब इकोनॉमिक्स को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। इकोनॉमिक्स को 2 ब्रांचेस में डिवाइड किया गया। कौन कौन सा 2 ब्रांचेस हैं? ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक्स ये 2 है। एक आ जाता है माइक्रो इकोनॉमिक्स और दूसरा है मैक्रो इकोनॉमिक्स। सर एक है माइक्रो इकोनॉमिक्स, दूसरा है मैक्रो इकोनॉमिक्स, है ना, माइक्रो एंड मैक्रो। तो माइक्रो का मतलब क्या होता है? द स्टडी ऑफ स्मॉलर इकोनॉमिक एंटिटीज, स्टडी ऑफ स्मॉलर इकोनॉमिक यूनिट्स, उसको हम लोग बोलते हैं माइक्रो इकोनॉमिक। जैसे कि इंडिविजुअल डिमांड या सप्लाई, ये सब। मैक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब होता है विच स्टडीज लार्जर इकोनॉमिक एंटिटीज, जैसे कि एग्रीगेट डिमांड, टोटल डिमांड, एग्रीगेट डिमांड, जैसे कि जीडीपी पूरा कंट्री का इनकम,
है ना, पॉवर्टी, सब बड़ा बड़ा जब मुद्दा में बात होगा उसको बोलेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स। जब छोटा मोटा मुद्दा में बात होगा माइक्रो इकोनॉमिक्स। जैसे कि एक पर्सन है, उसका इनकम के बारे में बात हो रहा है, उसका सेविंग्स के बारे में बात हो रहा है, माइक्रो इकोनॉमिक्स। पूरे कंट्री का जीडीपी के बारे में बात हो रहा है, पूरे कंट्री का अनएम्प्लॉयमेंट पॉवर्टी के बारे में बात हो रहा है, ये हो गया मैक्रो इकोनॉमिक्स। ये सब बेसिक्स है जो हम लोग 11 में भी ऑलरेडी पढ़े हैं। ठीक है, इंट्रोडक्शन वाला क्लासेज है, फर्स्ट क्लास है, इसीलिए हम ये सबसे स्टार्ट कर रहे हैं। क्योंकि बहुत कोई जो वीडियो देख रहा होगा उसका 11 में इकोनॉमिक्स नहीं होगा। बहुत सारा हर स्कूल में 11 में इकोनॉमिक्स नहीं था, कहीं पे इकोनॉमिक्स था, कहीं पे CLPA, कहीं पे कॉस्ट एंड टैक्स, तो ये सब में ऑप्शंस थे। हाँ, फिर कंप्यूटर वाला, किसी का कंप्यूटर था। अच्छा ठीक है, चलो इधर समझ में आ गया सर, माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स के बीच का डिफरेंस, व्हाट इज इकोनॉमिक्स, ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक्स। ठीक है, अब देखो बेसिक इकोनॉमिक एंटिटीज या इकोनॉमिक यूनिट्स। तीन बेसिक इकोनॉमिक एंटिटी है। एक होता है हाउस होल्ड, दूसरा फर्म, और तीसरा गवर्नमेंट। कोई भी इकोनॉमी में ये तीन एंटिटी रहेगा। हाउस होल्ड, हाउस होल्ड का मतलब होता है इंडिविजुअल भी हो सकता है और ग्रुप ऑफ पीपल भी हो सकता है, फैमिली जिसको लोग बोलते हैं। फर्म मतलब प्रोड्यूसिंग यूनिट। हाउस होल्ड जो है ये होता है कंज्यूमिंग यूनिट, कंज्यूमिंग या कंज्यूमर। ठीक है ना। फर्म जो है ये कौन है, प्रोड्यूसर। और गवर्नमेंट जो है ये कौन है, हाउस होल्ड कंज्यूमिंग यूनिट, फर्म प्रोड्यूसिंग यूनिट, गवर्नमेंट है गवर्निंग यूनिट। गवर्निंग यूनिट ये कभी कदार एज अ प्रोड्यूसर भी काम करते हैं, कभी कदार एज अ कंज्यूमर भी काम करते हैं, लेकिन इसका जो मेन रोल है वो गवर्न करना, इकोनॉमी को गवर्न करना है ना। हाउस होल्ड कंज्यूमर है, फर्म प्रोड्यूसर है, गवर्नमेंट गवर्निंग यूनिट कंट्रोल करेगा इकोनॉमी को। ठीक है ना, रूल्स एंड रेगुलेशंस, इकोनॉमी को मैनेज करना, ये सब काम है गवर्नमेंट का। ये तीन बेसिक एंटिटीज होता है कोई भी इकोनॉमी में। ठीक है ना, यहां तक क्लियर हो गया। चलिए अब हम लोग आते हैं इंट्रोडक्शन में बेसिक इकोनॉमिक टर्म, बेसिक इकोनॉमिक यूनिट्स के ऊपर हम लोग अब डील करेंगे। यहां तक प्रॉब्लम नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं। तो पहला जो चैप्टर है हम लोग का इंट्रोडक्शन का, व्हाट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अब ये अलग अलग इकोनॉमिक टर्म्स है जिसको हम लोग को पढ़ना है, आगे चैप्टर्स में यूज होगा। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का क्या मतलब होता है, अब देखो ध्यान सुनो। तुम्हारा पढ़ाई कंप्लीट हो गया, दो चार जगह तुम अप्लाई किए जॉब के लिए, वहां से ऑफर आया। अब 3 ऑफर आया। फर्स्ट ऑफर है, बोला भाई मंथली देंगे 50,000। सेकेंड ऑफर आया, बोला मंथली देंगे 40,000। थर्ड ऑफर आया, बोला मंथली देंगे 30,000। तुमको बोला है आपको एक चुनना है। अब जनरली आदमी बोलेगा भाई जो हायर पैकेज है वही चुनेगी। इन जनरल तो आदमी यही होता है, ऐसा नहीं हमेशा हायर पैकेज ही चुनता है। मान लो 50,000 दे रहा कोई तुमको मुंबई में और 40,000 दे रहा कोलकाता में, तो तुम तो बोलोगे भाई हम 40,000 वाले लेंगे, कोलकाता में तो रहेंगे, मुंबई जाएंगे 50,000, वहां रहने का खर्चा, भाड़ा, खाने पीने का तो मेरे पास तो कुछ बचेगा नहीं, उससे अच्छा अपने शहर में ही है, तो यहाँ पे तुम 40,000 भी चुन सकती हो, है ना। बट इन जनरल अगर देखा जाए तो भाई बोलेगा आदमी हम इसमें से कोई एक ही ऑफर सिलेक्ट कर सकेंगे। हम सिलेक्ट कर लिए फर्स्ट ऑफर, ऑफर नंबर 1। अब सेकेंड बेस्ट ऑफर कौन सा था, 40,000। इसका मतलब है हम फर्स्ट ऑफर को ग्रैब करने के लिए जो मेरा सेकेंड बेस्ट ऑफर था, जिसको हम सैक्रिफाइस किए,
छोड़ दिए उसको बोलते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। क्या बोलते हैं? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। क्या बोलते हैं? समझ में आया? तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब होता है द सेकेंड बेस्ट ऑल्टरनेटिव or the alternatives which had to be sacrificed in order to select one, उसको ही क्या बोलते हैं? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। हर जगह तुमको देखने को मिलेगा। जॉब, अभी कॉलेज में भाई 3-4 जगह मेरा नाम आ सकता था, हम एक सिलेक्ट किए, बाकी सबको सैक्रिफाइस किए, तो ये मेरा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो गया इसके लिए कि हम एक्स कॉलेज सिलेक्ट किए और वाई को छोड़ दिए, तो वाई जो है ये मेरा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है फॉर कॉलेज एक्स। अब जनरली अगर आप जो सिलेक्ट किए हैं वो आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट से बेटर रहना चाहिए, तभी आदमी बोलेगा हाँ भाई अच्छा डिसीजन है। अब तुम गोइनका में नाम आया, तुम गोइनका छोड़ के ले लिए उमेश में, तो आदमी तो बोलेगा भाई ये कौन सा बात हुआ। बट अगर तुम उमेश छोड़ रहे हो गोइनका के लिए, ठीक है, समझ में आ रहा बात? जैसे यहां पे अगर आप 40,000 का सैलरी लेते हैं, 50 का छोड़ दो और बाकी सब कंडीशन सेम ही है, सेम शहर, सब कुछ सेम, तो आदमी बोलेगा ना यार ये तो तुम्हारा नुकसान हो गया, क्यों ऐसे किया। समझ में आया? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज फंडामेंटली द कॉस्ट ऑफ द नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव गुड दैट इज गिवन अप टू प्रोड्यूस दिस गुड। मतलब जो सेकेंड बेस्ट है जिसको हम छोड़ दिए, ठीक है, एक पर्टिकुलर चीज को सिलेक्ट करने के लिए, उसको ही क्या बोलते हैं? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। दिस मीन्स दैट व्हेन अ चॉइस इज मेड टू प्रोड्यूस वन स्पेसिफिक गुड, द वैल्यू और बेनिफिट ऑफ द नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव दैट वाज नॉट चूजन इज कंसिडर्ड एज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। समझ में आया? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब सब जगह, जॉब में है, कॉलेजेस में है, कल जाके रिश्ता विश्ता लगेगा उसमें भी 3-4 ऑफर आया, एक ही आदमी सिलेक्ट करेगा, है ना? क्या सर आप सोच के 2-3-4 तो भी तो सिलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट देखो, माइक्रो इकोनॉमिक्स ऑलरेडी हम बता दिए, हम लोग स्कूल में है ना भाई। कौन है जानो तू? माइक्रो इकोनॉमिक्स डिफाइंड एज द बेस्ट, Microeconomics is defined as the study of the behavior of individual or a group of unit rather than all units combined. तो जैसे पहले बताया भाई, माइक्रो इकोनॉमिक्स मतलब स्टडी ऑफ इंडिविजुअल यूनिट्स, ठीक है। इसका प्राइमरी फोकस क्या है कि इंडिविजुअल डिसीजन मेकिंग को स्टडी करना, कि एक इंडिविजुअल या एक, अच्छा जब भी हम इकोनॉमिक्स में इंडिविजुअल का बात करेंगे, इसका मतलब होता है वो इंडिविजुअल पर्सन भी हो सकता है या एक हाउस होल्ड को भी इंडिविजुअल बोला जाता है, ठीक है ना, कि कैसे करके वो डिसीजन ले रहा है, रिसोर्सेस को एलोकेट कर रहा है, ठीक है। अच्छा, इस इकोनॉमिक्स अ साइंस और एन आर्ट? इकोनॉमिक्स देखो, इकोनॉमिक्स में अगर तुम ऑनर्स करते तो तुम्हारा बीए इन इकोनॉमिक्स भी होता है और बीएससी इन इकोनॉमिक्स भी हो सकता है। मतलब इकोनॉमिक्स में तुम अगर ऑनर्स करोगे तो चांसेस है कि तुम आर्ट्स का भी डिग्री ले सकते हो और साइंस का भी हो सकता है। तुम लोग तो बीकॉम में हो स्टूडेंट लोग, तो तुम लोग तो कॉमर्स है। तो इकोनॉमिक्स इज अ ब्लेंड ऑफ बोथ साइंस एंड आर्ट, क्योंकि बहुत सारा साइंटिफिक स्टडी प्रूव करता है इकोनॉमिक्स का, बहुत सारा रूल्स को, लॉस को, ठीक है। और इकोनॉमिक्स में पर्सनल जजमेंट और क्रिएटिविटी भी इन्वॉल्व रहता है डिसीजन मेकिंग में, कि कैसे करके आप एक पर्टिकुलर रूल को इंप्लीमेंट करोगे, कैसे करके एक पर्टिकुलर लॉ को इंप्लीमेंट करोगे। तो देखो अभी अन्नपूर्णा भंडार, ये भी एक इकोनॉमिक्स का ही टॉपिक है, 3000 रुपीज करके सबको मिल रहा है, तो ये भी इकोनॉमिक्स का टॉपिक है। स्टडी सोच किया, स्टडी। अच्छा, एक चीज तुम लोग नोटिस किए हो, जितना भी जो वेलफेयर स्कीम्स में पैसा देने को रहता है, जनरली वो फीमेल को ही क्यों देता है? एक देख रहे ना, इसके लिए प्रोटेस्ट भी होते हैं। एक आदमी बोला भाई हमको मर्द भंडार चाहिए, अब लक्ष्मी भंडार बहुत हो गई है। बोला आप क्यों चाहते हैं बीजेपी आए? बोले क्योंकि हमको मर्द भंडार चाहिए। बोला कि हम ही लोग तो पैसा देते हैं औरत को, तो हम लोग को ही पैसा चाहिए। बट अगर ये तो हंसी मजाक वाला बात होगी, अगर तुम ध्यान से सोचो इस बात को कि भाई जितना भी स्कीम है, लक्ष्मी भंडार, अन्नपूर्णा भंडार, बस का टिकट फ्री लड़की लोग का, ठीक है, कन्याश्री, ये सब हर स्टेट में क्यों रहता है? अब सब सोचते होगा नहीं लेडीज लोग को वोट के लिए मनाने के लिए, भाई तो जेंट्स का भी तो वोट चाहिए,
ये सब के पीछे इकोनॉमिक्स ये बोलता है कि भाई अगर आप कोई घर का लेडी को पैसा देते हो तो देर आर हायर प्रोबेबिलिटी कि वो पैसा को वो फैमिली के पीछे लगाएगी। आप कोई मर्द को दो, वो बेटा पी के आ जाएगा घर में, है ना, नशा पानी करने लगे। ऐसा नहीं है सब मर्द वैसा है, बट प्रोबेबिलिटी गर्ल्स का ज्यादा है कि उसके पास अगर 3,000 रुपया आएगा महीना में तो वो अपना बच्ची का स्कूल फीस भरेगी, अपनी बच्ची का एजुकेशन के ऊपर ध्यान देगी, इन्वेस्टमेंट करेगी, घर का देखभाल करेगी। और अगर लड़का के पास आए तो क्या करेगा, चांसेस है कि वो उड़ा दे, मिस यूज कर ले। यही रीजन के वजह से फीमेल को जो है ज्यादा एज मिलता है ये सब वेलफेयर स्कीम में। इसीलिए देखो वो लोग का बस का टिकट फ्री, क्योंकि पता है ये लड़का है, ये भी कॉलेज जा रहा है या काम में जा रहा है, इसका बस का टिकट अभी 20 रुपये बचेगा, ये नीचे उतर के 2 सिगरेट पी लेगा, बोलेगा चलो 20 रुपये बच गए। लेकिन अगर ये औरत का 20 रुपये बचेगा तो अपने बच्चे के लिए कुछ लेके जाएगी घर में खाने के लिए। तो बिकॉज ऑफ दीज रीजन ये सब इकोनॉमिक्स है। कभी सोचे हो क्यों होता है ये सब? यही सब तो इकोनॉमिक्स है, सब स्टडी है, बहुत समझ कर ये सब डिसीजन लिया जाता है। हम लोग को लग रहा है कि ऐसे ही ले लिया खुश करने के लिए, तो इंसान आदमी को भी तो खुश करना है, उसको भी तो वोट देना है, तो ये रीजन है। ठीक है, तो इकोनॉमिक्स एक साइंस भी और एक आर्ट भी है। चलो नेक्स्ट, व्हाट इज स्केर्सिटी? स्केर्सिटी का क्या मतलब है? स्केर्सिटी का मतलब होता है देयर इज शॉर्टेज, समथिंग विच इज स्केर। So scarcity occurs when there is not enough of something to meet everything's needs or want. भाई 10 आदमी है, ठीक है, लेकिन खाना 8 के लिए है, इसका मतलब है खाना का स्केर्सिटी है, शॉर्टेज है, ठीक है। तो इट रिप्रेजेंट द बेसिक प्रिंसिपल दैट रिसोर्सेज जैसे कि टाइम, मनी और गुड्स सभी क्या है, लिमिटेड है। ड्यू टू दिस लिमिटेशंस इंडिविजुअल्स और सोसाइटीज कंपेल्ड है कि वो लोग चॉइस करें कि किस तरह से आप अपना ये सब स्केयर रिसोर्सेज को यूज करोगे। अब आपके पास रिसोर्सेज स्केयर है ना, तो आप कैसे यूज करोगे स्केयर रिसोर्सेज को? फादर ऑफ इकोनॉमिक्स ऑलरेडी हम लोग डिस्कस किए, कौन है? एडम स्मिथ, ठीक है, वो वेल डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स दिया है और वो क्लासिकल इकोनॉमिक्स में आता है, ठीक है, क्लासिकल इकोनॉमिक्स में उनका गिनती होता है। उनके एक बहुत फेमस बुक है जो हम लोग पढ़े नहीं है, मतलब नाम अभी बताए, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन, जिसको वो लिखे थे इन द ईयर 1776 में, शायद 1776 में, ठीक है। हाँ लिखना पड़ेगा, 2 मार्क्स ऐसे ही दे देगा तुमको, एमसीक्यू थोड़ी है। कम से कम 3 लाइन है, कॉपी में लिखोगे तो 4-5 लाइन हो जाएगा। तो तुमको पीडीएफ में ना 3 लाइन नजर आ रहा है, तो 2 मार्क्स के लिए एटलीस्ट तुमको 5-6 लाइन लिखना पड़ेगा। 5 मार्क्स के लिए एटलीस्ट तुमको 1.5 पेज 1 पेज लिखना पड़ेगा। और 10 मार्क्स का जो क्वेश्चन है एटलीस्ट आपको 3 पेज लिखना पड़ेगा। हाँ, कॉलम में थोड़ा सियानागिरी करो, ज्यादा उसको छोटा कर दो, ऊपर नीचे से काट के थोड़ा बड़ा करके लिखो, ठीक है। चलो इधर वो हम बताएंगे जब क्लासेस करवाएंगे, तो आंसर राइटिंग कैसे करना है, किस तरह से आंसर को लिखना है, 2 मार्क्स 5 मार्क्स 10 मार्क्स वाला वो सब डील करेंगे। इसलिए देखो मेरा जितना भी थ्योरी वाला मैथ तुम लोग देखो, चाहे इकोनॉमिक्स का, पीपीएम का या ईडी का, हम क्वेश्चन आंसर फॉर्म में लिखिए। क्यों क्वेश्चन आंसर फॉर्म में लिखिए? ताकि समझ में, अच्छा ये क्वेश्चन है तो ऐसे लिखना है, इस तरह से लिखना है। हम चाहते 11-12 का मैथ जो है मेरा, तुम लोग वो उसमें क्या वो टॉपिक वाइज दिया होगा, क्योंकि वो एमसीक्यूज है, लेकिन ये क्वेश्चन आंसर वाइज दिया होगा। तो रीजन है क्यों इस वजह से बनाए गए ऐसे। तो आंसर तो वही रहेगा। हाँ, तुमको समझना पड़ेगा। और टेंशन क्या क्यों ले, हम लोग जो सजेशन पेपर देंगे उससे पूरा मैच हो जाएगा 100%। पास होने के लिए तो एकदम आराम से जो सजेशंस देंगे एंडिंग में, तो पास होने के लिए तो वो मोर देन इनफ है। अगर जितना क्वेश्चन हम तुम लोग को दे दिया इंपॉर्टेंट, उतना तुम लोग पढ़ लिए तो तुम्हारा आराम से 50% अबव आएगा, आराम से। बट पढ़ के लिखना भी है। तुम बोले सर पढ़ तो लिया था, लिख नहीं पाएगा, पढ़ के लिखना भी पड़ेगा। चलो नेक्स्ट, व्हाट इज पॉजिटिव इकोनॉमिक्स? अब देखो, पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव 2 तरह का इकोनॉमिक्स होता है। तो पहले हम लोग आते हैं पॉजिटिव इकोनॉमिक्स का क्या मतलब है। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स इज एन अप्रोच दैट डील्स विद द ऑब्जेक्टिव एनालिसिस बेस्ड ऑन फैक्ट्स एंड डेटा टू डिस्क्राइब इकोनॉमिक फिनोमिना। Crucially, it does so without involving value judgment. Its focus is explicitly on describing what is the economy
rather than expressing opinion about what ought to be। क्या मतलब है इसका? देखो, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स का मतलब होता है वो इकोनॉमिक्स जो डील करता है फैक्ट्स, फिगर्स और डेटास के साथ। यहां पे आप अपना व्यूज एक्सप्रेस नहीं करते। जैसे कि हमसे कोई पूछा, भाई कितना बच्चा फेल हुआ? 5 लड़का। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स मतलब अब हम ये नहीं बता रहे क्यों फेल हो गया, नहीं पढ़ा था, ये रीजन नहीं, फैक्ट्स एंड फिगर्स के ऊपर बात है। दिस इज पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। ठीक है? अब इसमें और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स के बीच में डिफरेंस क्या देखो। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स इज ग्राउंडेड इन एक्चुअल डेटा, फैक्ट्स एंड नंबर्स, जो प्रोवाइड कर रहे ऑब्जेक्टिव डिस्क्रिप्शन। और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स इज बेस्ड ऑन ओपिनियंस, वैल्यू ऑफ इंटरप्रिटेशन, मेकिंग इट सब्जेक्टिव। अब नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स क्यों 5 लड़का फेल हुआ, अब हम जस्टिफाई करेंगे। वो लोग पढ़ता नहीं था, स्कूल नहीं आता था, बात नहीं सुना, बुक नहीं लाता था। ये हो गया नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। और ना जैसे कि पॉजिटिव इकोनॉमिक्स, इंडिया में पॉवर्टी कितना है, फॉर एग्जाम्पल बोल दी इंडिया में 30% पॉवर्टी है, मतलब 30% लोग गरीब है। ये हो गया पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। क्यों है? क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट है, इलिटरेसी है, अनस्किल्ड वर्कर है, गवर्नमेंट का पॉलिसी अच्छा काम नहीं कर रहा है, एडुकेशन जो है वो सही नहीं दिया जा रहा है। ये हो गया नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। आप एक्सप्लेन कर रहे हो, इट इज सब्जेक्टिव। अब कोई बोलेगा गरीबी क्यों है, भाई लोग के पास स्किल नहीं है। कोई बोलेगा गवर्नमेंट सही से पॉलिसी नहीं ला रहा है। कोई बोलेगा इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं है। तो ये हो गया सब्जेक्टिव नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। कितना है गरीबी? 30%। ये हो गया पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। नो डिस्कशन, फैक्ट्स एंड फिगर्स। दोनों के बीच में डिफरेंस समझ में आया पॉजिटिव और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में? तो ये हो गया मीनिंग वेरिफिकेशन। देखो, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स का रिजल्ट को आप वेरीफाई कर सकते हो रियल डेटा से। हम बोले 30% गरीबी है, तुम नेट में गए, क्या इंडिया में गरीबी 30% है? आ जाएगा हाँ या ना। लेकिन नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स को वेरीफाई करना थोड़ा मुश्किल होता है। गरीबी क्यों है? गवर्नमेंट डिसीजन की वजह से। अब कोई बोलेगा हाँ हो सकता है, नहीं यार गवर्नमेंट क्या करेगा इसमें, लोग ही जो है वो कुछ कर नहीं रहे, है ना। अब तुम 5 बजे सो के उठोगे शाम में और क्लास में भी फोन घाटोगे, तो इसमें गवर्नमेंट का क्या गलती है? हमारा फॉल्ट है ना। तो ये हो गया सब्जेक्टिव, इसको वेरीफाई करना थोड़ा मुश्किल है। एप्लीकेशन, पॉजिटिव इकोनॉमिक का एक ब्रॉड स्कोप है, उसको प्रूव किया जा सकता है साइंटिफिकली, ठीक है ना। लेकिन नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स का कोई एक बेटर वे नहीं है कि उसको प्रूव करना है, ठीक है। ये बहुत सिलेक्टिव है। पॉजिटिव इकोनॉमिक का रिजल्ट डिस्क्रिप्टिव और ऑब्जेक्टिवली रहता है, उसका एम रहता है इकोनॉमिक रियलिटी को एक्सप्रेस करना। नॉर्मेटिव इकोनॉमिक जो है वो फोकस करता है प्रिस्क्रिप्शन, व्हाट शुड बी और व्हाट इज द रीजन, ये रीजंस एंड प्रिस्क्रिप्शंस देता है। अप्रोच, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स कोई चीज को सॉल्व करने का अप्रोच नहीं रहता है। सॉल्व कैसे होगा, आपको बस प्रॉब्लम डेटा दे रहा है। नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में जो अप्रोच रहता है सॉल्व कैसे करके होगा। भाई 30% गरीबी है, कैसे सॉल्व होगा बताओ। समझ में आ रहा है बात? इकोनॉमिक्स एज अ स्टडी ऑफ चॉइस। कमेंट, आपको बोला है बताइए इकोनॉमिक्स एज अ स्टडी ऑफ चॉइस। कमेंट, इकोनॉमिक्स को बोला गया एज द स्टडी ऑफ चॉइस। क्यों? अभी हम लोग यहां पे एक्सप्लेन किए ना, इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ चॉइस। व्हाई? बिकॉज वांट्स आर अनलिमिटेड, रिसोर्सेज आर लिमिटेड, रिसोर्सेज का ऑल्टरनेटिव यूजेज है। तो यहां पे आ गया ना प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। यही तो इकोनॉमिक्स है, स्टडी ऑफ चॉइस। क्लियर हुआ? समझ में आया? तो इकोनॉमिक्स को बोला गया एज द स्टडी ऑफ चॉइस। व्हाई? दिस इज बिकॉज इट थॉरली एक्सप्लोर्स कैसे इंडिविजुअल्स या बिजनेसेस या सोसाइटीज डिसीजंस लेता है यूजिंग अनलिमिटेड रिसोर्सेस टू फुलफिल, यूजिंग लिमिटेड रिसोर्सेस टू फुलफिल देयर अनलिमिटेड वांट्स। क्लियर हुआ? समझ में आया? तो पीपल और एंटिटी ये फेस करता है नीड्स एंड वांट्स आर अनलिमिटेड, बट रिसोर्सेस, हमारा वांट्स तो अनलिमिटेड है, बहुत कुछ करना है, लेकिन वक्त ज्यादा नहीं है, पैसा ज्यादा नहीं है, एनर्जी उतना नहीं है, थक जाते हैं सर थोड़ा काम करके।
5 बजे सुबह सोते हैं और 8 बजे शाम में उठ जाते हैं, फिर थक जाते हैं, फिर वापस सो जाते हैं। तो क्या एनर्जी इज फाइनाइट, लेकिन करना बहुत कुछ है। Therefore, इकोनॉमिक चॉइसेस जो है इट इन्वॉल्व्स प्रायोरिटाइजिंग एंड एलोकेटिंग दीज रिसोर्सेज टू मीट द मोस्ट इंपॉर्टेंट नीड्स और डिजायर। तो इसी वजह से क्या होता है, हम लोग जो अपना वांट्स है ना उसको लिस्ट करते हैं 1 2 3 4 5। सर 5 चीज चाहिए, पैसा 2-3 का ही है। अब जो टॉप 2 प्रायोरिटी है वो हो जाएगा। हमारे पापा आए, सैलरी लिमिटेड इनकम है, अब तुमको बहुत कुछ चाहिए। अब तुम्हारी नज़र में एक प्रायोरिटी लिस्ट है, तुम्हारे फादर की नज़र में एक प्रायोरिटी लिस्ट है। अब फादर का प्रायोरिटी लिस्ट है कि भाई स्कूल का फीस दे दो, ट्यूशन का फीस दे दो, है ना। उसके बाद घर का जो खाने पीने का मेडिकल इमरजेंसीज है वो सब देखो। उसके बाद जो पैसा बचेगा चलो कपड़ा लत्ता घूमना फिरना मेज है। तुम बोलोगे नहीं पहले घूम फिर ले रहे, पढ़ाई लिखाई होते रहेगा, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है ना। तो ये इसी में आता है प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। रिसोर्सेस आर लिमिटेड, वांट्स आर अनलिमिटेड। अब कैसे करके आप अपना अनलिमिटेड वांट्स को लिमिटेड रिसोर्सेस से फुलफिल करते हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, द फील्ड ऑफ इकोनॉमिक्स इंसाइट्स करता है हाउ दीज चॉइसेस आर मेड। अब ये चॉइसेस आप बनाते कैसे हो। अनलिमिटेड वांट्स है, रिसोर्सेस तो लिमिटेड है, आप कैसे करके आप चॉइस बना रहे हो, ये डिपेंड करेगा वेरियस फैक्टर्स के ऊपर। वेरियस फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द चॉइसेस एंड द सब्सिक्वेंट कॉन्सिक्वेंसेस दे ब्रिंग अबाउट इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन, कंजम्पशन एंड ओवरऑल वेलबींग विद इन द इकोनॉमी। अब कंट्री भी अपने एक प्रायोरिटी लिस्ट बनाता है भाई, कंट्री के पास भी रिसोर्सेस तो लिमिटेड है ना, तो वांट्स अनलिमिटेड है। अब कंट्री प्रायोरिटी लिस्ट, जैसे वॉर हो गया तो कंट्री बोलेगा भाई जितना ब्रिज का कंस्ट्रक्शन है रोको, अभी प्रायोरिटी है भाई वॉर में पार्टिसिपेट करना, कंट्री का सिक्योरिटी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो फिर अगर कब्जा कर लिया चाइना या पाकिस्तान तो फिर क्या करेंगे ब्रिज और फ्लाईओवर का। लेकिन जब पीस के टाइम में है तो यहाँ पे प्रायोरिटी होता है डेवलपमेंट, भाई डेवलप करो, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाओ। तो डिपेंडिंग अपॉन दी सिचुएशन बहुत सारा फैक्टर्स है जो आपका चॉइसेस का प्रायोरिटी लिस्ट को बनाने में हेल्प करते हैं। जैसे नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस है तो घर वाला बोलेगा हाँ भाई चलो फीस दे दो, ये कर दो वो कर दो। घर में कुछ मेडिकल इमरजेंसी आ गया है तो उस वक्त बोलेगा नहीं भाई फीस को रोको, पहले यार इसका जान बचाओ, है ना। जान रहेगा तब बच्चा पढ़ेगा, जब जान ही नहीं रहेगा तो स्कूल वाला का फीस देके क्या करेगा। तो बट नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में भाई चलो फीस दो, ठीक है ना। तो बहुत सारा चॉइसेस को डिटरमाइन करने में बहुत सारा फैक्टर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है ना। यहीं तक रखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्लास में हम लोग प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व से स्टार्ट करेंगे और वो पुलिस सेकेंड क्लास में हम लोग जो पहला वाला यूनिट है इसको सॉल्व करेंगे। इंट्रोडक्शन वाले चैप्टर से तो लॉन्ग नहीं आएगा, शॉर्ट्स रहेगा थोड़ा बहुत, ठीक है। ये सबको पढ़ना है, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करना है। मेन जो क्लास स्टार्ट होगा वो यहाँ से स्टार्ट होगा डिमांड से, बट ये भी इंपॉर्टेंट है। ये सब जो टर्म्स है ना, ये सब जो लॉन्ग तुमको लॉन्ग लग रहा है, सब 2-2 मार्क्स वाला आंसर है यार। 2 मार्क्स, हाँ और क्या, 2 मार्क्स। हाँ 2 मार्क्स का वजह कम है। इस तरफ से यहाँ से ठीक है, क्लियर हुआ, समझ में आया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसको कंटिन्यू करेंगे, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व से हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। किसी का कोई भी डाउट है तो पूछ सकते हो। ये था इंट्रोडक्शन वाला क्लास, ठीक है। और डे 1 से भाई आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करोगे, क्योंकि आंसर राइटिंग में अगर प्रॉब्लम हुआ, बार बार बोल रहे देखो समझा देंगे, समझाने का काम मेरा है, अच्छे से समझा देंगे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन लिखने का काम मेरा नहीं है, लिखने आपको ही पड़ेगा, समझा है ना। लिखना खुद से ही पड़ेगा, लिखना एक दिन में सॉल्व नहीं होगा, लिखने के लिए जो है आपको मेहनत करते रहनी होगा। डेली बेसिस में 2 मार्क्स 5 मार्क्स 10, हम क्या करेंगे ना आप लोग को, हम क्या करेंगे कि आप लोगों को अभी से इंपॉर्टेंस देना चालू करेंगे,
ठीक है, जो जो चैप्टर पढ़ा रहे हैं उस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन हम देते रहेंगे। आप लोग के बुक में आंसर है, ऐसे भी आप लोग आंसर ले सकते हैं, आप लोग आराम से उसको पढ़ते रहिए। चलो क्लास को करते हैं यहीं पे ऑफ।